हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार और आज जो है गाइस मैं आपके लिए क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 है गाइस आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर गाइस 600 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो ये गाइस आपका सेकंड चैप्टर है। इसका नाम ही केवल चेंज हुआ है। इस चैप्टर में गाइस बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अपडेटेड नेम अभी मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैप्टर का गाइस ये पार्ट 1 है। ठीक है, इस चैप्टर की गाइस शुरुआत कहाँ से करेंगे, कहाँ से एंडिंग करेंगे, जैसे मेरी प्रणाली की रही है, सबसे पहले हम गाइस वही देखेंगे। क्योंकि गाइस अगर आप इस चैप्टर को समझ लोगे इसके अंदर क्या हम पढ़ने वाले हैं, तभी आप इस पे अच्छे से पकड़ बना पाओगे। बहुत बच्चों का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो गाइस इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि 600 ईसा पूर्व ये वाला और 600 साल ये वाले। तो 600 कितना हो गया, 1200 सालों के इतिहास का वर्णन हम इसके अंदर चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, कि भारतीय उपमहाद्वीप में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो था, किस तरीके की गतिविधि परिवर्तन चल रहे थे, किस तरीके का इतिहास रहा था, उसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। और आई होप आपको पता होगा ईस्वी और ईसा पूर्व के अंदर इसके मध्य क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी कि हम मानते हैं इतिहास के अंदर गाइस परंपरा ये है कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था गाइस हम उसको शून्य मान के चलते हैं। उससे पहले का जो भी इतिहास गाइस हम पढ़ते हैं, जो भी इतिहास रहा है, हम उसको ईसा पूर्व यानी कि बीसी में डिनोट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और जो ईसा पूर्व के जन्म के बाद का जो भी इतिहास रहा है उसको हम नोट डाउन करने के लिए ईस्वी का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गाइस इंग्लिश में एडी। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले और जन्म के 600 साल बाद का इतिहास यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल कितने हो गए, 600 ये कितने हो गए गाइस, 1200 सालों का इतिहास यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए गाइस इसको जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। तो आई बिलीव यहाँ से आप चैप्टर का थोड़ा सा मतलब अच्छे से पहले समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत कहाँ से करने वाले, एंडिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। तो इस चैप्टर में गाइस हम हड़प्पा सभ्यता के बाद का इतिहास खंगालेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो हमने पढ़ी थी, जिसका कालखंड 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, उसके जस्ट बाद भारतीय उपमहाद्वीप में क्या इतिहास रहा था वो देखेंगे। जैसे अज्ञात काल का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा। वैदिक सभ्यता के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और लोह युग पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है, क्योंकि लोह युग का जो टाइम पीरियड है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और इसी पे गाइस आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। यहाँ पे जो है मैं आपको अज्ञात काल वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा। और इसी लोह युग के अंदर जो है गाइस जनपद बनते हैं। जनपद क्या होते हैं ये बताऊंगा। फिर महाजनपद बनते हैं और मगध जो है गाइस सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाता है, ये हम पढ़ेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य का गाइस इस टाइम पीरियड में अभ्युदय होता है और उसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं वो हम पढ़ेंगे। उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी ये हम देखेंगे। ठीक है, और मौर्य के बाद जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उसके बाद जो है क्या इतिहास रहता है। जैसे गुप्त शासक आते हैं हमारे। ठीक है, गुप्तों से पहले कुछ छोटी छोटी विदेशी जनजातियां, ठीक है, और छोटे छोटे राजवंश उभरते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण का दौर शामिल हो जाता है। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा नॉलेज देने के लिए। लेकिन आपकी बुक में गुप्त के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, दक्षिण के सरदार और सरदारियों के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली हम इसमें चोल वंश, चेर वंश, पांडे वंश के बारे में पढ़ेंगे। और इस समय में गाइस 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य गाइस किस तरीके का ट्रेड होता था, व्यापार होता था, किन किन चीजों को लेकर होता, कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, ये हम देखने वाले हैं इस फर्स्ट अपना सेकंड चैप्टर के अंदर। इस टाइम पीरियड में जो था इस व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, वो हम देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा गाइस इसके अंदर है वो ये है आपका कि अभिलेखों का अर्थ किस तरीके से निकाला जाता है तथा अभिलेखों की क्या सीमाएं होती है। मतलब जब भी अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट है आपका ये मुख्य बिंदु है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो चलो एक एक करके हम अपना चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ से अपडेटेड नाम आप देख सकते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, अभिलेख किस तरह कहानी बताते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। ठीक है, ये नाम ही केवल चेंज हुआ है, चैप्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और इसमें हम बात करने वाले हैं लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। तो वैसे जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसका कालखंड 600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, राइट। तो उसके बाद गाइस भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरीके के परिवर्तन आए वो थोड़ा सा आप जान लीजिए, ताकि आप इतिहास पे एक अच्छी सी पकड़ बना पाए। यद्यपि आपकी बुक में नहीं दिया गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी गाइस आपके इतिहास पे एक अच्छी सी पकड़ बन जाए। क्योंकि मेरा मेन मकसद गाइस आपको बुक रटवाना नहीं है, आपको नंबर दिलवाना नहीं है अच्छे। उसके साथ साथ गाइस मेरा मेन सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि आपको एग्जैक्ट नॉलेज देना। ठीक है, तो गाइस आप थोड़ा सा समझिए कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास किस तरीके का रहा था। तो 1900 ईसा पूर्व के बाद से लेकर गाइस हमारा 1500 ईसा पूर्व का जो इतिहास रहा है, कम से कम 300 से लेकर गाइस 400 वर्षों का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में हम कुछ भी
नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसे गाइस हम क्या बोलते हैं, अज्ञात काल के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इतिहासकारों को गाइस ना तो यहाँ पे कोई पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, ना ही कोई साहित्यिक स्रोत मिले हैं, जिस वजह से हम इस टाइम पीरियड के बारे में कुछ बता पाए कि किस तरीके का इतिहास इस टाइम पीरियड में रहा था। और इस अज्ञात काल के जस्ट बाद जो था गाइस वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी, जिसका कालखंड माना जाता है गाइस 1500 से लेकर 600 ईस्वी। यहाँ पे ईस्वी लिख लेना आपको, ठीक है, ईस्वी माना जाता है। वैदिक सभ्यता के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ताकि आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको पढ़ने में जो है दिक्कत ना हो, वहाँ पे आसानी से आपका बेस बना रहे। तो वैदिक सभ्यता क्या थी, एक बार ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो वैदिक सभ्यता जो थी गाइस ये हड़प्पा सभ्यता के जस्ट बाद अस्तित्व में आई थी। ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था वो कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। और इसके निर्माता कौन थे गाइस, मुख्यतः आर्य थे। किसके, वैदिक सभ्यता थे, वैदिक सभ्यता की। और यह वह काल था जिसमें चारों वेदों की रचनाएं की गई थी। इसके नाम से ही पता चल रहा है वैदिक सभ्यता यानी कि वेदों से रिलेटेड है। ठीक है, और इस सभ्यता को गाइस मुख्य हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक वैदिक सभ्यता जिसको ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता का कालखंड माना जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक सभ्यता का जो कालखंड माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी माना जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में मेन अंतर एक आप ये समझ लीजिए कि वैदिक सभ्यता जो है या ऋग्वैदिक सभ्यता जो है ये वे सभ्यता थी जिसमें केवल सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है ऋग्वेद उसकी रचना की गई थी, और बाकी जो तीनों वेद है उसकी रचना किसमें की गई थी, उत्तर वैदिक सभ्यता में की गई थी। यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही समझ लेना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, फिर भी मैं आपको इतिहास को अच्छे से पकड़ बना पाऊँ इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने समझ लिया कि हड़प्पा सभ्यता के जस्ट बाद क्या आएगा, अज्ञात काल आया, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं क्योंकि वहां से कोई भी हमें स्रोत या प्रमाण नहीं मिले हैं, जिस वजह से हम नहीं बता पाते हैं। उसकी जस्ट बाद कहते हमारी वैदिक सभ्यता आती है जो ग्रामीण सभ्यता थी, जिसके निर्माता कौन थे, आर्य थे। और इसे हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, और इसी ये वो टाइम था जिसमें चारों वेदों की रचना की गई थी। अब यहाँ से गाइस हमारा चैप्टर ये जो है पूरा शुरू हो जाता है। लौह युग, 16 महाजनपदों का विकास 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो गाइस अब ये लौह युग क्या है ये समझ लीजिए। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर गाइस जो 600 ईस्वी का समय है ना उसे लौह युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि गाइस इसी टाइम पीरियड में जो था मानव द्वारा सर्वप्रथम जो था लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। इसी वजह से गाइस इस युग को जो हम लौह युग का नाम देते हैं। और इसी युग में क्या होता है गाइस, जनपद बनते हैं। जनपद क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर वो जब अपना आकार बड़ा कर लेते हैं तो महाजनपद बनते हैं। ठीक है, और उसमें जो है गाइस सबसे शक्तिशाली बन जाता है आपका मगध। और मगध पे गाइस कई राजवंश शासन करते हैं, जैसे हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश शासन करते हैं, फिर नंद वंश आते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश आता है। और ये हमारा भारत का जो होता है गाइस पहला साम्राज्य होता है। भारत का पहला साम्राज्य अगर आपसे कोई पूछे कौन सा था सुव्यवस्थित, तो मौर्य साम्राज्य था। इसके बारे में गाइस यहाँ पर हम थोड़ी सी डील करेंगे, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे हम जो है अपने इतिहास को खंगाल रहे हैं। पहले लोग किस तरीके से रहते थे, हमने लोगों के बारे में देखा हड़प्पा सभ्यता के अंदर। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से राजवंशों का उदय होने जा रहा है, राइट। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा डीपली बता रहा हूँ। और मौर्य के बाद जो था गाइस कुछ विदेशी जनजातियां, कुछ छोटे छोटे राजवंश उभरे थे। और उनके बाद गाइस फिर दोबारा भारत में हमारा दूसरा साम्राज्य अस्तित्व में आया था, जिसे हम बोलते हैं गुप्त साम्राज्य। तो ये भारत का गाइस दूसरा सुव्यवस्थित विशाल साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब लौह युग के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लौह युग क्या है भाई। इसके अंदर ही हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है इसी के ऊपर। तो लौह युग क्यों इंपॉर्टेंट है, लौह युग जो है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में जो था बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। सबसे पहला परिवर्तन तो यही था गाइस कि इस टाइम पीरियड में जो था मानव द्वारा लोहे का उपयोग किया जाने लगा था, जिस वजह से लोगों के जीवन में जो था गाइस कई बदलाव आए। जैसे कृषि उत्पादन जो था बढ़ने लगा। ठीक है, पहले लोग अत्यधिक मात्रा में कृषि नहीं करते थे। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, लोहे के आविष्कार से कृषि करने लगे, क्योंकि हल बनाने लगे। हल से क्या हुआ, कृषि करना आसान हो गया होगा। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में गाइस आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ, जो आपको मैं बताऊंगा। और इसी टाइम पीरियड में यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर गाइस 600 ईस्वी के मध्य जो था व्यापार के लिए सिक्के चलाए जाने लगे थे। सर्वप्रथम सिक्के कब से चलने लगे थे, तो वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य ही सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। और इसी टाइम पीरियड में गाइस बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसी विचारधाराओं का भी विकास हुआ था, जिसके बारे में आप अपने 4th चैप्टर में पढ़ोगे। तो लौह युग को क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं हम, क्योंकि ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में क्या था, लोहे का सबसे पहले यूज किया जाने लगा था, जिससे लोगों के जीवन में कई परिवर्तन आए। जैसे कृषि उत्पाद बढ़ने लगे, उन्होंने लोहे के उपकरण हथियार बनाने शुरू करे। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं राज्यों का उदय हुआ और नगरों का उदय हुआ और सिक्कों का प्रचलन हुआ। और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी विचारधाराएं जो थी इस टाइम पीरियड में अस्तित्व में आई थी। ये आप समझ गए लौह युग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने थोड़ा सा आपको अलग बताया है।
ठीक है, एक्स्ट्रा बताया, बुक में इतना डीपली नहीं दिया गया। तो आपकी जो बुक में गाइस टॉपिक दिया गया है, जो आपकी चैप्टर की शुरुआत है ना, वो यहाँ से है, प्रिंसेप्स और पियदसी। तो ये क्या है, यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। तो प्रिंसेप्स और पियदसी क्या है, तो यहाँ पर जो है गाइस केवल आपको ये बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोह युग आने से क्या होता है गाइस, जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं। फिर क्या होता है, महाजनपद में से जो मगध होता है सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद बन जाता है और उस पर कई राजवंश शासन करते हैं। फिर उसमें से एक मौर्य वंश आता है जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ये मैंने आपको बता दिया अभी इतना, ठीक है। तो गाइस मौर्य साम्राज्य में जो अशोक एक सम्राट था उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके अभिलेखों में गाइस जो लिपि यूज की गई थी ना, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, तो उसकी लिपि में ना गाइस ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का यूज किया गया था, ठीक है। तो इस लिपि का जो यूज किया गया था, अब इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो 1830 में जो था गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी था गाइस जेम्स प्रिंसेप, आपको नाम याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो था गाइस इस लिपि का अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो था इसका अध्ययन किया गया था, ठीक है। और इन लिपियों का जो गाइस इसने अध्ययन किया तो इसने पाया कि इस लिपियों को जो था गाइस आरंभिक अभिलेखों सिक्कों में यूज किया गया था। और इन अभिलेखों तथा सिक्कों पर, ठीक है, यहाँ पे सिक्कों की जगह सिक्को लिखना है, पियदसी लिखा हुआ मिला है। अब पियदसी का मतलब क्या होता है, तो पियदसी का मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा, मतलब एक ऐसा राजा जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, हैंडसम सा लगता है। तो इसने जब उस लिपि को पढ़ा तो उस पे जो है कहीं कहीं पर पियदसी लिखा हुआ मिला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला। जबकि कहीं कहीं पर जो है डायरेक्टली राजा का नाम भी लिखा हुआ मिला है, और क्या मिला है, अशोक मिला है, ठीक है। और यह मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक था। तो मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से जनपद बनते हैं, फिर महाजनपद बनते हैं, और मगध सबसे शक्तिशाली जहाँ महाजनपद बनता है और उस पर कई राजवंश क्या होते हैं, शासन करते हैं। फिर मौर्य वंश जब आता है तो भारत का पहला साम्राज्य अस्तित्व में आता है, और उस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन सा होता है, अशोक। और उसके अभिलेख जो होते हैं उसमें ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया था, जिसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, 1830 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। और उसने जब इसको पढ़ा तो उस पर कहीं कहीं पे उसको राजा का नाम भी लिखा मिला, कहीं कहीं पे पियदसी भी मिला हुआ पाया है उसको, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है 2 नंबर में, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था और उसने किन 2 लिपियों को पढ़ने में जो थी सफलता प्राप्त की थी। तो जेम्स प्रिंसेप कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, उसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अब आप जान लीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक आपका 2 नंबर में आता ही आता है, अभिलेख किसे कहते हैं। तो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए लेखों का इस अभिलेख कहा जाता है। मान के चलिए कोई भी पत्थर है, कोई भी धातु है, कोई भी मिट्टी का बर्तन है, जब भी हम चीजों को उसमें गड़ा गड़ा कर लिखते हैं, अगर आप उसको छुओगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो चिन्ह जो है अंदर धसा के लिखे हुए हैं। तो ऐसी चीजें जहां पर भी लेखों को, अक्षरों को गड़ा गड़ा कर लिखा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अभिलेख बोलते हैं, चाहे वो किसी पत्थर पे लिखे गए हो, चाहे किसी धातु पे, किसी मिट्टी के बर्तन पे लिखे गए हो। जैसे आप देख सकते हो ये अभिलेख है, चित्र में आपको साफ दिख रहा होगा कि किस तरीके से अक्षरों को जो है धसा धसा कर अंदर की तरफ गड़ा गड़ा कर लिखा गया है, तो इन्हें अभिलेख बोला जाता है। तो आपके 2 नंबर का मार्क्स ये क्वेश्चन आता है कि अभिलेख किन्हें कहा जाता है। तो पत्थर, मिट्टी या धातु जैसी कठोर सतह पर जब भी हम लेखों को खोद कर या गड़ा कर लिखते हैं, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। और इनमें से हमें उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों के और विचारों के बारे में पता चलता है जो इन्हें बनवाते हैं। अब ये क्यों बनवाए जाते हैं, ये राजा महाराजा या बड़े शासक लोगों द्वारा जो था इस टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण लोगों द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है, अभिलेख। और ये क्यों बनवाते थे राजा महाराजा के लोग, ताकि जो भी वो समाज में कल्याण संबंधी कार्य करते थे, जो भी महत्वपूर्ण काम करते थे, उसका इसमें ब्यौरा देते थे, ताकि समाज को जो है उसके बारे में पता चल जाए कि राजा ने क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है। और इनमें राजा के क्रियाकलापों, विद्वानों तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का भी ब्यौरा मिलता है। जैसे मैंने बताया ना, राजा जो भी काम करता था, महत्वपूर्ण नीतियां चलाता था, वो इसके अंदर लिखवा देता था, ठीक है। और बाद के कुछ अभिलेख जो है गाइस तमिल, पाली, ठीक है, संस्कृत भाषा में भी लिखे मिले हैं। जबकि हमने प्रारंभिक अभिलेख कैसे देखे थे कि वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले थे, उसमें जो था खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का ही यूज किया जाता था। जो किसके अभिलेख है वो अशोक के पाए गए, लेकिन बाद में जब अभिलेख लिखे जाने लगे तो उसमें पाली और संस्कृत जो भाषा है उसका भी यूज किया जाने लगा था। अब क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली अभिलेख के बारे में ही आ जाता है, ठीक है। तो अभिलेख इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आई बिलीव आप समझ गए होंगे, तो इसको आपको याद रखना है। अब चल लेते हैं गाइस आपका अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। यहाँ से गाइस इंपॉर्टेंट अब शुरू हो जाता है, यहाँ से आपको सुनते हुए चलना है ध्यान से, ठीक है। कि इस टाइम पीरियड में गाइस हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के कालखंड को क्यों महत्वपूर्ण मान रहे हैं वो मैंने आपको बता दी। क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होता है, सबसे पहले जो है गाइस लोहे का आविष्कार होता है। लोहे के आविष्कार होने से लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, राइट। सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाता है, नगरों का,
ठीक है, उदय होने लग जाता। और भी कई परिवर्तन आते हैं जिस वजह से हम इस टाइम पीरियड को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अब देख लेते हैं इस टाइम पीरियड की और विशेषताएं। क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया गैस लोहे का आविष्कार हुआ था, तो इसी काल में गैस उत्तरी भारत में जो था लोहे का आविष्कार होने लगा और एकाएक जो था गैस वो बढ़ने लगा था। मतलब अत्यधिक मात्रा में लोगों ने लोहा यूज करना शुरू कर दिया था। लोहे के आविष्कार से गैस हल और हथियारों का निर्माण होने लगा था, जिसने महाजनपद के विकास में योगदान दिया था। ठीक है, महाजनपद और महाजनपद क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे गैस आपको लोगो नहीं लिखना है, यहाँ पे गैस हलो लिखना है। ठीक है, हलो के निर्माण से कृषि कार्य में वृद्धि होने लगी और कृषि उत्पाद भी जो था बढ़ने लगा था। अब लोग हल बनाने लगे तो अत्यधिक मात्रा में कृषि करने लगे। जब कृषि उत्पाद बढ़ने लगे तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ने लगी, क्योंकि खाद्य सामग्री लोगों के पास उपलब्ध होने लगी तो जनसंख्या भी बढ़ने लगी। और इस टाइम पीरियड में क्या होता था गाइस, लोग जो था ना 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो था गाइस वो कबीलों में रहा करते थे। ठीक है, ट्राइब में रहा करते थे, यानी कि कबीलों में रहा करते थे। लेकिन जब गाइस क्या हुआ कि लोहे का आविष्कार हुआ, उन्होंने हल बनाने लगे, कृषि उत्पाद बढ़ने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो उन्होंने कबीले वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो क्या करने लगे गाइस, एक साथ समूह में इकट्ठा होकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। मान के चलिए कोई कबीला यहाँ रह रहा है, कोई कबीला यहाँ रह रहा है, तो कोई कबीला यहाँ रह रहा है। अब वो क्या हुआ गाइस, सारे एक जगह जुटकर एक एरियाज के अंदर रहने लगे, जिससे क्या हुआ गाइस, वो एरिया भी बढ़ गया और उसी एरिया के परिणाम स्वरूप जहां पर वो इकट्ठा होकर रहने लगे गाइस, उसी वजह से भारत की क्षितिज भौगोलिक क्षेत्र पर जो था गाइस जनपदों का उदय हुआ था। तो एक बार दोबारा से आप समझिए कि जब लोहे का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ गाइस, कृषि उत्पाद बढ़ने लगा, हल बनाए जाने लगे थे, जनसंख्या बढ़ने लगी। और इस टाइम पीरियड में जो लोग पहले कबीलों में रहते थे, उन्होंने कबीले वाली जो प्रणाली थी, जो व्यवस्था थी, उसको खत्म करके एक साथ समूह में इकट्ठा होकर रहना शुरू कर दिया। कोई यहाँ रह रहा था, कोई यहाँ रह रहा था, सब एक साथ समूह में इकट्ठा होकर रहना शुरू करा। तो इतने बड़े क्षेत्र में एक साथ रहने शुरू हो गए। तो इन्हीं क्षेत्रों को जहां पर लोगों ने इकट्ठा रहकर एक साथ रहना शुरू करा, तो इसी को गाइस हम बोलते हैं जनपद। ठीक है, तो इस परिणाम स्वरूप जो था गाइस जनपद का उदय हुआ था। ठीक है, तो जनपद की फुल फॉर्म होती है गाइस उसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जन का मतलब होता है गाइस जनता, पद का मतलब होता है पैर। तो एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन, कुल या जनजाति अपना पैर रखता है, ठीक है, पैर रखता है अथवा बस जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया, पहले लोग कबीलों में रहते थे, जब उन्होंने एक साथ इकट्ठा समूह में रहना शुरू करा, तो इस वजह से क्या हुआ, इस भारत की भौगोलिक क्षितिज पर जो था कहीं ना कहीं जनपदों का उदय होने लगा था। तो जनपद अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से ही बताना है कि जन का मतलब होता है जनता, पद का मतलब होता है पैर, अर्थात एक ऐसा भूखंड जहाँ पे कोई जनजाति, कुल अथवा पैर रखता है, बस जाता है, उसे जनपद कहते हैं। जब धीरे धीरे इन जनपदों का गाइस आकार बढ़ने लगा, तो इन्होंने महाजनपदों का रूप ले लिया। ठीक है, जो आकार में बहुत बड़े होते थे। और इस बात की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि महाजनपद कैसे आए, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले मैंने आपको बताया कि लोग कबीले में रहते थे, कबीले से क्या हुआ गाइस, उन्होंने जब एक साथ समूह में रहकर रहना शुरू करा तो क्या हुआ, जनपद बने। राइट, अब जब लोगों का ये जो आकार था जनपद का, जब ये बढ़ने लगा, मान के चलो पहले इतना जनपद था, फिर उसका आकार और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, आकारों में जब जनपद बढ़ने लगे ना, तो इनको क्या बोला जाने लगा गाइस, महाजनपद बोला जाने लगा। और 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य गाइस ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पीरियड में जो था बड़े बड़े जो जनपद थे, उन्होंने आकार जो था बहुत अपना बड़ा कर लिया था। और इस वजह से जो था इस टाइम पीरियड में जनपदों का, महाजनपदों का उदय हो चुका था, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, आपकी बुक में इनका नाम नहीं दे रखा है तो ये आप रख लेना नाम याद। ठीक है, इसके बारे में हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है कि इस टाइम पीरियड में महाजनपद आए थे, तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जनपद कैसे आए और महाजनपद कैसे आए थे। अब महाजनपद की गाइस विशेषताओं से क्वेश्चन आता है कि महाजनपद की विशेषताएं क्या थी, तो ये आप समझ लीजिए कि अधिकांश महाजनपद पर गाइस राजा का शासन होता था। ठीक है, जबकि गण अथवा संघ के नाम से विख्यात राज्यों पर कई लोगों का समूह एक साथ मिलकर शासन करता था, जहां प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। महाजनपद जो थे गाइस, वहां पे एक राजा होता था, जबकि कुछ एरियाज ऐसा थे जो महाजनपद नहीं थे, वहां पे क्या होता था गाइस, ग्रुप ऑफ पीपल जो था मिलके शासन करते थे, लोगों का समूह। और वो जो था लगभग सभी व्यक्ति जो था राजा के समान होते थे। ठीक है, उनको क्या बोला जाता था, गण या संघ। संघ का मतलब होता है गाइस ग्रुप। ठीक है, और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे जो प्राय किले से घिरी होती थी, जिसके रखरखाव के लिए राजा को सेना और नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती थी। भाई सिंपल सी बात है, हर राजा होगा तो उसकी कोई ना कोई राजधानी होगी जहां से वो साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था को चलाएगा।
और उसको जो है गाइस सुरक्षित रखना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम पे दिल्ली है भारत की राजधानी है, अगर इसको हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस टाइम पीरियड में राजा भी जो था उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि वहीं से साम्राज्य का संचालन होता था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू कर दी, जिनमें शासक सहित अन्य सामाजिक वर्गों के लिए जो था गैस कुछ नियम बनाए गए थे। और इसी टाइम पीरियड में गैस क्या होता है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 शताब्दी ईस्वी के मध्य क्या होता है, जो ब्राह्मण होते हैं वो धर्मशास्त्र नामक एक ग्रंथ बना देते हैं, जिसमें समाज के लोगों और राजा महाराजा के लिए कुछ नियम बनाते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या नियम बनाते हैं एक बार आप वो देख लीजिए थोड़े से, कि राजा जो उस टाइम पीरियड में बनेगा वो हमेशा क्षत्रिय वर्ग का होगा। ये वर्ण व्यवस्था आपको मैं 3rd चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? वर्ण व्यवस्था वो होती है जिसमें गाइस 4 तरीके के वर्ण बनाए गए हैं। एक होता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा 3rd चैप्टर में। बस यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो राजा होगा वो क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए, ये बताया गया था। और राजा का काम किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से, यहाँ पे आपको लिखना है शिल्पकारों से, ठीक है, से कर तथा भेंट वसूलना होगा। और दान जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी जो था वैध कार्य माना जाएगा। ये किसने गाइस नियम बनाए थे? तो ये ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे। और किसमें बनाए गए थे? धर्मशास्त्र में बनाए गए थे, जो कि एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। क्या था? ब्राह्मणीय ग्रंथ था। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही समझ लेना है। महाजनपद की विशेषता आप समझ गए कि महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था, उसके लिए सेना और नौकरशाही रखी जाती थी। और महाजनपद पर एक राजा होता था जो वहां से अपने साम्राज्य का संचालन करता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देख लेते हैं कि मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि महाजनपद में जो मगध था सबसे शक्तिशाली कैसे बना था। तो महाजनपद आप देख चुके हैं किस तरीके से जनपद आते हैं, फिर महाजनपद आते हैं, जैसे अवंती, कौशल, कुरु, पांचाल। तो आपकी बुक में जो है चार्ट भी दिया हुआ है, वहां से आई बिलीव आप अच्छे से देखकर समझ पाओगे महाजनपद कहाँ कहाँ पर स्थित थे। ठीक है, अब जो महाजनपद का ये मगध था ये किस तरीके से सबसे ज्यादा पावरफुल बना था, 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे बना था, इसी पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के क्या कारण थे, या मगध जो था 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना था, इसका सत्यापन सिद्ध कीजिए। तो गाइस कुछ कारण थे जिस वजह से सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया था, वही हमें देखना है। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे और बहुत अच्छे से लिखने का प्रयत्न करा है। आई बिलीव आपको यहाँ से अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। मगध का प्रदेश जो था गाइस बहुत ज्यादा उपजाऊ था, इसीलिए वहां गाइस खाद्य वस्तु की कभी भी कमी नहीं रहती थी, जो उसको एक पावरफुल बनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी सिद्ध हुई। ठीक है, और मगध के क्षेत्र में जो था गाइस लोहे की खदानें भी अधिक थी, अत्यधिक मात्रा में थी। अब लोहे की खदानें जिसके पास होगी तो वो क्या करेंगे, हथियारों के निर्माण करेंगे उससे। हथियार जिसके पास अधिक होंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से पावरफुल बन जाएंगे। तो मगध के परिप्रेक्ष्य में भी यही हुआ। और मगध के जंगलों में गाइस जंगली हाथियों की संख्या अधिक थी, और जिनका प्रयोग संभवतः सेना के लिए किया जाता था। इस टाइम पीरियड में आपको पता ही होगा गाइस कि जो सेना होती थी ज्यादातर हाथी घोड़ों पर ही होती थी, हाथी घोड़े वाली सेना हुआ करती थी। और इस टाइम पीरियड में जिसके पास अधिक से अधिक हाथी घोड़े हुआ करते तो उनकी सेना भी मजबूत होती थी, और जिसकी सेना मजबूत होगी कहीं ना कहीं वो अपने आप ही पावरफुल बन जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हाथी भी अधिक मात्रा में थे, कहाँ पे, मगध में, जिस वजह से उसकी सेना पावरफुल बन पाई और जिस वजह से मगध भी कहीं ना कहीं शक्तिशाली बन पाया था। और मगध के जो गाइस राजा थे वो भी काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। महत्वाकांक्षी का मतलब है काफी ज्यादा अपने कर्तव्यों को लेकर जो था वो वफादार थे या सतर्क रहते थे। ठीक है, उनको अपनी ड्यूटीज का पता था। और वह जैन ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, तथा बौद्ध तथा जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने भगत के विस्तार में काफी ज्यादा सहायता पहुंचाई है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि इसके जो राजा थे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, जो अपने साम्राज्य के, अपने एरियाज के विस्तार के लिए, विकास के लिए हमेशा जो था तत्पर रहा करते थे। ठीक है, और मगध ऐसे भूभाग पर गए स्थित था, यहाँ पे विस्तृत की जगह आपको लिखना है स्थित था, जो तीनों ओर से गैस पहाड़ी से घिरा हुआ था, जिस पर आसानी से हमला नहीं किया जा सकता था। तो कह लीजिए कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक रूप से ही उसके लिए प्लस पॉइंट था कि उसे तीनों ओर से जो था पहाड़ी से घिरा हुआ था। अब कोई क्षेत्र प्राकृतिक रूप से ही सेफ एरियाज के अंदर है जिसमें हमला नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वह प्लस पॉइंट तो है वो। ठीक है, तो ये भी गाइस कहीं ना कहीं उसका पावरफुल बनाने का उसके लिए कारण था। ठीक है, और मगध की गाइस प्रथम राजधानी राजगृह थी, ये आपको याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। राजगृह थी, इसकी लोकेशन आप बुक में देख लेना, जिसको चारों ओर से गाइस किलेबंदी की गई थी, और दूसरी राजधानी इसकी क्या थी गाइस, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो ये तमाम कारण थे गाइस जिस वजह से जो था मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद
बन गया था। उसका जो प्रदेश था गाइस काफी ज्यादा उपजाऊ था, वहां पे खाद्य वस्तु की कमी नहीं रहती थी और उसके एरियाज के अंदर जंगली हाथियों की संख्या अधिक थी, लोहे की खदानें थी जिसका उपयोग कहीं ना कहीं हथियारों के निर्माण में किया गया, जिस वजह से सेना भी मजबूत हुई और उसके राजा भी काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। वो अपने विस्तार के लिए, अपने विकास के लिए काफी ज्यादा तत्पर रहते थे, ठीक है, तैयार रहते थे और वो तीनों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ भी था, ठीक है। तो यही गाइस कारण थे जिस वजह से मगध जो था सबसे शक्तिशाली बन गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब मगध पे जो था गाइस कई राजवंशों ने शासन किया था, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? ताकि आप मौर्य साम्राज्य को जानकारी अगर आपको अच्छी से चाहिए तो आप उस पर अच्छी एक पकड़ बना पाए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। भारत का क्या है गाइस? प्रथम साम्राज्य है, ठीक है। तो इसकी स्थापना गाइस मगध से होती है, ठीक है। मगध से कौन करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है गाइस कि मौर्य साम्राज्य जो था एकदम से अस्तित्व में आ गया था मगध पे, बल्कि इससे पहले जो था गाइस मगध पे कुछ राजवंशों ने ऑलरेडी शासन किया हुआ था और वो इतने पावरफुल नहीं थे मौर्य वंश की तरह कि वो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाते, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आप उनको देख लीजिए। तो सबसे पहले गाइस मगध पे जो शासन किया था वो था गाइस आपके हर्यक वंश, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार, इसके बारे में बुक में दे रखा है। और फिर आए थे गाइस हमारे शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक थे शिशुनाग। और ये वंश जब समाप्त होता है तो आते हैं गाइस हमारे नंद वंश, जिसके संस्थापक होते हैं गाइस महापदम नंद। और इसके अंतिम राजा होते हैं गाइस घनानंद। घनानंद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए स्टोरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब जो नंद वंश के गाइस अंतिम शासक होते हैं घनानंद, ये काफी ज्यादा घमंडी और क्रूर होते हैं। और ये क्या करते हैं गाइस? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के गाइस एक अध्यापक थे, उनका जो था इन्होंने अपने दरबार से जो था अपमान करके उनको जो था भगा दिया था। किसने? घनानंद ने। और इससे जो था जो कौटिल्य थे काफी ज्यादा क्रोधित हो गए थे। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मैं इसे हरा नहीं दूंगा तब तक जो मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को ऐसे को ढूंढते हैं जो इसको हराने के काबिल हो, ठीक है, क्योंकि वो तो गैस राजा नहीं थे, तो गैस वो जो था खुद नहीं हरा सकते थे। इस वजह से क्या होता है गैस, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, जो मौर्य वंश के संस्थापक होते हैं, ये उन्हें बालक के रूप में मिलते हैं, किन्हें? कौटिल्य को। और इसको जो होता है गैस वो राजा बनने की शिक्षा दीक्षा देते हैं और उसको काफी ज्यादा ट्रेंड कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और इतने पावरफुल बना देते हैं कि वो एक दिन आकर जो है घनानंद को हरा देते हैं और उस पे से मगध पे से जो है नंद वंश खत्म हो जाता है। फिर आता है गाइस मौर्य वंश, और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और इस तरीके से भारत में सबसे पहला जो होता है हमारा साम्राज्य खड़ा हो जाता है, जिसका नाम होता है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो ये गाइस आपकी स्टोरी है। घनानंद से थोड़ी सी आपको याद रखनी है, किस तरीके से अपमान करते हैं कौटिल्य का और कौटिल्य किस तरीके से बदला लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य को वो तैयार करते हैं और वो इसको हराते हैं और फिर जाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है 321। और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 322 भी मिलेगा और 321 भी मिलेगा। तो दोनों आपको मान के चलनी है, क्योंकि इतिहासकारों के गाइस कहीं ना कहीं मतभेद चलते रहते हैं इन चीजों को लेकर, ठीक है। तो जहां पे जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। एनसीईआरटी में 322 लिखा है, 322 ही मान के चलना है आपको। अभी 322 ईसा पूर्व में जो था इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी और 185 ईसा पूर्व तक जो था गाइस ये साम्राज्य अस्तित्व में रहा था। अब इस साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे गाइस आपके बृहदत्त मौर्य, ठीक है। और इस साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा आपकी बुक में जिक्र भी कर रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था वो मैं सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक बार आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, कहां से कहां तक जो था गाइस ये साम्राज्य फैला हुआ था। तो गाइस इस साम्राज्य की जो स्थापना थी यहाँ पे आपका मगध था, ठीक है। यहाँ से गाइस ये साम्राज्य शुरू हुआ था और देखते ही देखते गाइस ये देख सकते हो आप, ये आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, भारत का पश्चिम हिस्सा, ठीक है, दक्षिण हिस्सा। पहले ये आपका इतना हिस्सा, ये उड़ीसा जो आज का उड़ीसा ना, यहाँ तक नहीं था, ये अशोक के द्वारा हड़पा गया था, तब इसको मिलाया गया। तो पूर्वोत्तर भारत का कुछ हिस्सा, तो इतने हिस्से में गाइस, इतने बड़े हिस्से के अंदर जो था ये साम्राज्य फैला हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर पक्का कोई ना कोई ऐसे शासक रहे होंगे जितने वो काफी ज्यादा प्रतापी और प्रभावशाली रहे होंगे, ठीक है, जिस वजह से साम्राज्य जो था छोटे से मगध से इतने बड़े हिस्से के अंदर जो था ये फैल गया था, ठीक है। तो एक एक करके गाइस अब हम आगे पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है इसके बारे में। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, जो है आपका एक बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। तो बिंदुसार जो थे गाइस आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने जो था अपने शासनकाल में कोई ज्यादा अच्छे कार्य नहीं करे थे, बस इन्होंने एक महान काम यही करा था कि इन्होंने अशोक सम्राट को जन्म दिया था, जो कि भारतीय इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी शासक माना जाता है, ठीक है। काफी क्रूर भी था ये स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बदल चुका था। तो इसने केवल इसी को जन्म दिया था। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो ये किसका पुत्र था गाइस? तो ये बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। एक बिंबिसार अलग है और ये बिंदुसार अलग है। तो बिंदुसार किसके पिता है? अशोक के पिता है, ठीक है। और इसने जो था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईस्वी तक, लगभग 37 वर्षों तक जो था, कहीं कहीं पे 40 भी लिखा मिलता है,
इतने सालों तक जो था गैस किसने, आपके अशोक ने जो था मौर्य साम्राज्य में जो था शासन किया था। और अशोक जो है गैस मौर्य साम्राज्य में काफी शक्तिशाली महान शासक माना जाता है। और अशोक के शासन काल में जो था गैस मौर्य साम्राज्य तीव्र गति से विकास हुआ और उसका विस्तार हुआ। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि मौर्य साम्राज्य किस तरीके से गैस यहाँ से मगध से छोटे से एरिया से स्टार्ट होता है, राइट, और किस तरीके से जो है गैस वो यहाँ से शुरू होकर पूरा इतने हिस्से के अंदर फैल जाता। तो ये कहीं ना कहीं अशोक के ही कारनामे थे और अन्य राजाओं के, जिस वजह से मौर्य साम्राज्य जो था इतने बड़े हिस्से में जो था फैल चुका था। तो अशोक के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन, ज्यादा आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गैस प्रारंभ में अशोक जो था काफी क्रूर शासक हुआ करता था, परंतु कलिंग जो है आज का उड़ीसा है, ठीक है, विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने अपनी तमाम क्रूर नीतियों को त्याग दिया। मतलब स्टार्टिंग में जो था काफी गंदा राजा था ये क्या करता था कि दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे के राजाओं से लड़ता था और उसके क्षेत्रों को क्या करता था, हड़प लेता था। तो कहीं ना कहीं जो था इसकी हड़पने की नीति थी, ठीक है। और इस वजह से जो था ये इतिहास में जो था स्टार्टिंग में क्रूर माना जाता था अपनी नीतियों की वजह से। लेकिन वैसे क्या होता है, कलिंग जब ये कलिंग को जीत लेता है, जो आज का उड़ीसा है, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया कि स्टार्टिंग में जो था गाइस उड़ीसा जो इधर पड़ता है आपका, ये वाला हिस्सा जो था मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। जब अशोक जब यहाँ के राजा से लड़ता है तो यहाँ पे गाइस कुछ ऐसी हत्याएं होती है, इतने निर्मम हत्याकांड होते हैं जिस वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो जो अपनी पुरानी जितनी भी गलत नीतियां होती है उसको छोड़ देता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है, ठीक है। और बाद में गाइस उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी एक एक करके। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही समझ लेना है कि वो कलिंग जो है बाद में शामिल करता है मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया। अब पढ़ लेते हैं गाइस हम अपने मौर्य साम्राज्य को जानकारी जुटाने के स्रोत क्या थे, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी कैसे कैसे मिलती है कि इस टाइम पीरियड में एक मौर्य साम्राज्य भी रहा था। और ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपका इस चैप्टर का, क्योंकि गाइस आपको बताऊं इस पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार मैंने इस पे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखा हुआ है। तो और यहाँ पे गाइस मैंने उसको बहुत अच्छे से लिखने का प्रयत्न करा, इजिली आप उसको समझ जाएंगे। तो मौर्य साम्राज्य का जो जानने के स्रोत है उन्हें हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो लिखित रूप में हमें मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो पुरानी चीजें हमें मिली हैं। तो लिखित साक्ष्यों में हमें क्या क्या मिला है, जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों से हमें पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें जनपद, फिर 16 महाजनपद बने, फिर मगध शक्तिशाली बन गया, मैंने आपको बताया था ना। तो इस तरीके से बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अंदर भी जो है मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया गया है, यहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। चाणक्य की अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है गाइस, इससे पता चलता है, यहाँ से एक नंबर में पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है, तो चाणक्य है। हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसके बारे में राजनीति के अंदर वर्णन किया गया है, ठीक है। और मेगास्थनीज की गाइस इंडिका पुस्तक, मेगास्थनीज जो था गाइस इस टाइम पीरियड में मौर्य साम्राज्य में आया हुआ एक यात्री था, जिसने मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारा अपनी किताब में लिखा, अपने वृत्तांत में। और इसकी पुस्तक से भी हमें इसके बारे में पता चलता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। पुराणों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से हमें पता चलता है, क्योंकि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि क्या अशोक के जो आरंभिक लेख थे, अभिलेख थे, उसमें यूज की गई थी। इस तरीके से ये साहित्यिक स्रोत है जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब बात कर लेते हैं पुरानी चीजें। तो पुरानी चीजों में अशोक के अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, स्तूप आ जाते हैं, जिस स्तूप में आपको बताऊंगा 4th चैप्टर में, इमारतें आ जाती है, मूर्तिकला आ जाती है, ठीक है। मूर्तिकला में गाइस जो आपको पता होगा सिक्कों पर जो सिंह बना रहता है ना, शेर जिसे हम सिंह बोलते हैं, जो 3 शेर के मुंह है, वो भी जो है गाइस हमने मौर्य की जो स्थापत्य कला है उनसे ही हमने उसको सिक्कों के अंदर हमने अपनी मुद्रा के अंदर जो है एज ए राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चिन्हित किया हुआ है, ठीक है। तो ये गाइस मौर्य साम्राज्य को जानकारी जुटाने के स्रोत है, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ जाना। अब बात कर लेते हैं गाइस अशोक का धम्म। तो ये क्या है गाइस अशोक का धम्म, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे चलिए कलिंग युद्ध के बारे में, ये समझोगे तब यहाँ पे ये चीज अच्छे से समझ पाओगे। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जो आज का ओडिशा है उसे हम क्या बोलते हैं, कलिंग बोलते हैं। और ये भारत के किस हिस्से में पड़ता है, तो ये आपका दक्षिण का थोड़ा सा हिस्सा और ये आपका पूर्व का थोड़ा सा हिस्सा, यहाँ पे थोड़ा सा ओडिशा पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या भुवनेश्वर आज के टाइम पे। तो ओडिशा के जो सम्राट थे गाइस वो अनंतनाथन थे, ये आपको नाम याद रखना है, अनंतनाथन, ठीक है। अनंतनाथन या अनंतनाथ भी बोला जाता है, इनको बुक में नहीं दे रखा, नाम याद रख लेना। तो अशोक मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में क्या करता था गाइस, वो लड़ाइयां करता था, दूसरे के क्षेत्रों को हड़पता था, ठीक है। तो वो ओडिशा को भी हड़पना चाहता था, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था, लेकिन अशोक ने क्या करा था, इसके शासक को हरा दिया था और तब जाकर उसने क्या करा था गाइस, ओडिशा को अपने साम्राज्य में जो था शामिल किया था। और ये जो युद्ध था गाइस ओडिशा के शासक के साथ दया नदी के पास लड़ा गया था, जिसने अशोक के हृदय को जो था गाइस पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया था। और इतना भयंकर युद्ध था ना गाइस कि जिससे क्या हुआ था
जिसमें कई हजार लोग और कई लाख लोग जो था गाइस मारे गए थे, कई लाख लोग जो था गाइस बंदी बना दिए गए थे, और लोग जो था गाइस टाइम पीरियड में औरतें रो रही थी, बिलक रही थी। और इस चीज को देखते हुए ना गाइस कहीं ना कहीं अशोक को काफी ज्यादा हृदय में जो था उसके ठेस पहुंची, और उसको यह एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि उसे जो है इस टाइम पीरियड में अपनी जो है इस तमाम नीतियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है गाइस काफी ज्यादा हत्याएं होती हैं और लोगों को जो है क्या काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए गाइस वो अपनी पुरानी नीतियां छोड़ देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है इस युद्ध के बाद, और तब जाकर गाइस वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करता है। तो धर्म क्या होता है अब ये आप देख लीजिए। तो अशोक क्या करता है गाइस, अपनी पुरानी नीतियों को छोड़ देता है, एक अच्छा इंसान बनने की राह पर वो चलता है। तो गाइस वो नैतिक उत्थान के लिए यानी कि मोरल इंसान बनने के लिए जो था कुछ मोरल ड्यूटीज यानी कि मोरल नियम बनाता है, नैतिक नियम बनाता है। उन्हीं नियमों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, अशोक का धम्म कहते हैं। ठीक है, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो एक व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए, तो उस तरीके से गाइस कुछ नैतिक नियम बनाता है कौन, अशोक, जो उसको भी और उसके साम्राज्य के लोगों को फॉलो करने होते हैं। वो सिखाता है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो एक अच्छे इंसान आप बन जाओगे। इन्हीं नियमों को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, अशोक का धम्म बोलते हैं। तो इसमें कुछ नियम बताए गए थे, वो आप देख लीजिए, जैसे बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासी एवं ब्राह्मणों के प्रति उदारता की भावना रखना। ये ऐसे नियम किसने बनाए थे, अशोक के द्वारा बनाए गए थे उसके धम्म में। ठीक है, सेवकों और दासों के प्रति दासों के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना। जो हमारे सेवक होते हैं, दास होते हैं, उनसे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अशोक का मानना ये था, उसका परिवर्तन हो चुका था हृदय पूरी तरीके से। ठीक है, और दूसरों के धर्म और परंपराओं का गाइस आदर करना। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे विचार वो बता रहा है लोगों को। ठीक है, सत्य का पालन करना तथा पाप से हमेशा दूर रहना। तो इस तरीके से गाइस अशोक ने कुछ जो नियम बनाए थे ना, जो सामूहिक रूप से वो लोगों के लिए बनाए थे उसने, ताकि वो इन चीजों को फॉलो करके एक अच्छा मनुष्य बन पाए। और इन्हीं नियमों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं गाइस, अशोक का धम्म बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक का धम्म क्या है। तो अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो कुछ नैतिक नियम बनाए थे उन्हीं को सामूहिक रूप से हम अशोक का धम्म कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या नियम बताए गए थे तो ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पार्ट में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि हमारा पार्ट ये बड़ा ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जहां जहां से गाइस मैंने आपको क्वेश्चन आते हैं वो बता दिए, और कहाँ कहाँ से एक्स्ट्रा नॉलेज है, कहाँ से एक्स्ट्रा है जो बुक से बाहर बताया, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। सेकंड पार्ट में गाइस हम आगे के टॉपिक पे डील करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तब भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।